अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं आपको फेडरल बोर्ड की क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आप जैसा कि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड की तरफ से हमारी फेडरल बोर्ड की जो केमिस्ट्री की और बहुत सारी दीगर साइंस की बुक्स हैं वो चेंज हुई हैं और वो काफ़ी एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं और उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी SLO बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेस्ड पे हो गया है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को वो तमाम डिफिकल्ट टॉपिक्स जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो देही इलाकों से और गांव और दूर दराज के इलाके होते हैं उनसे बिलोंग करते हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज की बुनियाद पर आपको वो तमाम मुश्किल टॉपिक्स को आसान करके बता पाऊँ। अच्छा, इसके अलावा एक मजीद बात आपको बतानी थी कि हर वीडियो के स्टार्ट में एक टाइम लाइन दिया होगा जिसमें हर टॉपिक के सामने उसका टाइम लिखा हुआ होगा। अगर इन केस किसी बच्चे को डायरेक्ट किसी टॉपिक को पढ़ना है तो आप उसी टाइम पर क्लिक करेंगे जो वीडियो में चल रहा होता है सीक पार्ट। तो आप वहां पर उस टाइम पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट के आई एम नॉट इनटू दिस वीडियो एडिटिंग पार्ट और साउंड क्वालिटी पार्ट। ये जो वीडियो एडिटिंग होती है, साउंड क्वालिटीज चेंज करनी होती है, ये दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है इसमें। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होने की बुनियाद पर बस मैंने सामने मोबाइल फिट कर दिया। तो मेरी वीडियो क्वालिटी और जो इसमें साउंड क्वालिटी है उसको इग्नोर कीजिएगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, हम उसको स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली पहले टॉपिक पे जंप करने से पहले कुछ इनिशियल बातें जो मोस्टली बच्चों को तो पता होंगी लेकिन जिनको नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कुछ। तो उस हिसाब से हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे और इंटरमीडिएट से फिर एडवांस की तरफ मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कि चूंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में फिर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको साइंस के हवाले से एक बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज साइंस। तो बहुत सादा अल्फाज में अगर मैं आपको साइंस के हवाले से बता पाऊं तो साइंस मीन्स टू नो, जानना। अगर आप किसी चीज के बारे में जान रहे हैं, साइंटिफिकली आप किसी चीज के बारे में जान रहे हैं, और साइंटिफिकली क्या प्रोसीजर होता है वो अगले चैप्टर्स में आके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जिसके तरीके हम किसी चीज के बारे में जानते हैं। अगर वो उन मेथड्स के बिना पर हम कोई चीज अखज कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो वो पार्ट जो होगा वो साइंस होगा। ठीक है, तो साइंस का सादा अल्फाज में अगर हम एक इस इल्म को कूजे में बंद करें, इसका मतलब है जानना। अब अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट्स में तकसीम हुआ है। मैं जस्ट यहाँ पर पहले 4 मेंशन कर रहा हूं, बाकी अदरवाइज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 को डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आ जाता है, हमारे पास बायोलॉजी आ जाता है, हमारे पास फिजिक्स आ जाता है, हमारे पास मैथ्स, कंप्यूटर और दीगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उनकी भी वीडियोस बनाऊंगा, 9th की भी वीडियोस बनाऊंगा, उन तमाम सब्जेक्ट्स की, 10th की भी उन तमाम सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बनाऊंगा। इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ करेज एंड अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत वक्त चाहिए होगा इसके लिए, बहुत हिम्मत चाहिए होगी, क्योंकि इस वक्त ये जून जुलाई का महीना है, मैंने पंखा बंद किया हुआ है ताकि मेरी आवाज आपको क्लियर आ सके। पंखा लगाऊंगा तो पंखे की शोर आएगी, मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच नहीं पाएगी। बहुत बड़ा जिगरा करके एक वीडियो बनाना पड़ता है पंखा बंद करके जून जुलाई के महीने में। चले, ये भी कहीं ना कहीं पे काम आ जाएगा। साइंस का मैंने आपको बता दिया, फिर साइंस का जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं और फिर उनकी डिविजन्स हैं वो मैंने आपको बता दी। अब हम मूव करेंगे अपनी केमिस्ट्री की तरफ, अपने बुक की तरफ, और बुक में जो हमारा पहला पार्ट है वो दैट इज एक्चुअली 1.1। हमारा टॉपिक है 1.1 और वो क्या है, वो है एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? देखें जी, यहां से एक चीज पता चल रही है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये टुकड़ा तो हमने यहां से उठा लिया कि केमिस्ट्री
इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये क्या काम करता है? ये इन्वेस्टिगेट करता है एक्चुअली। केमिस्ट्री क्या करता है एक्चुअली? इन्वेस्टिगेट करता है, पता लगाता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है पता लगाना। केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करता है किस चीज को? मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में पता लगाता है। सो केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट्स किसके बारे में? मटेरियल्स ऑफ यूनिवर्स। और इसके अलावा एंड द चेंजेस these materials undergo। तो सादा अल्फाज में अगर हम देखते हैं, केमिस्ट्री क्या चीज है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स, जो कि पता लगाता है किस चीज के बारे में? मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स। इस कायनात में कितनी मटेरियल्स हैं, कितनी किस्म की हैं। देखिए, हमें मटेरियल्स मींस यहां पर मैटर लेते हैं। मेटल के बारे में आपको पता है कि मेटल कोई भी ऐसी चीज जो कि वजन रखती है, जगह घेरती है, उसका कोई वॉल्यूम होता है, वो मैटर कहलाता है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो मटेरियल एक्चुअली वो मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन क्रिस्टल्स और बहुत सारे मैटर के टाइप्स हैं। तो अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उन मटेरियल्स के बारे में, या फिर उन मटेरियल्स में क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, वो चेंजिंग्स क्या क्या हो सकती है? वो स्ट्रक्चर की चेंजिंग्स हो सकती हैं, वो उनकी कंपोजिशन की चेंजिंग्स हो सकती हैं, वो उनकी रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी चेंजेस हो सकती हैं, वो उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकती है। तो वो जो चेंजेस अगर हम पढ़ते हैं, उन्हीं मटेरियल्स के अगर हम चेंजेस को भी पढ़ते हैं, तो ये दोनों चीजें एक्चुअली केमिस्ट्री में शुमार होती हैं। सादा अल्फाज में बताता हूं, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें इस दुनिया के तमाम मटेरियल्स के बारे में पढ़ा जाता है, और उन मटेरियल्स में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, चाहे वो उनकी शक्ल में हो, उनकी साख्त में हो, उनकी एनर्जी में हो, या उनकी खवास में हो, उनकी प्रॉपर्टीज में, कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में, या उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें। अगर ये चेंजिंग्स भी पढ़ रहे हैं और उन मटेरियल्स को भी पढ़ रहे हैं, तो वो ये जो उलूम है, ये जो तमाम नॉलेज होगा, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आई होप सो कि केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिल गया होगा। ज्यादा नॉलेज आपको साथ साथ मिलता जाएगा, क्योंकि अगर हम अभी काफी लंबा सफर है, अभी सिर्फ आपको हल्का सा ट्रेलर दिखाया है केमिस्ट्री का। आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आसान होती जाएंगी। अच्छा जी, इसी बुक में इसी टॉपिक से 1.1 टॉपिक जो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री है, उसी से नीचे एक पार्ट लिखा हुआ है, वो है डू यू नो। डू यू नो पार्ट, डू यू नो पार्ट में एक्चुअली उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ग्रीन केमिस्ट्री किस तरीके से पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं कि मेरी वीडियो क्वालिटी को, मेरी साउंड क्वालिटी को और मेरी राइटिंग क्वालिटी को इग्नोर कीजिएगा। मैं जो नॉलेज आपको दे रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा। नाउ, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री का दूसरा नाम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी है, और इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं, ताकि माहौल में जो बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो नुकसानदेह देते हैं, नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, हमारी सॉइल के लिए, हमारे वाटर टेबल के लिए, वो तमाम हार्मफुल केमिकल्स के जो असरात हैं वो कम हो जाए। तो एक्चुअली वो हार्मफुल केमिकल्स के असरात को कम करने के लिए हम जो दूसरे केमिकल्स यूज करते हैं, वो इंक्लूड हो जाते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। सो ग्रीन केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री, जिसमें हम कुछ प्रोसेसेस और कुछ केमिकल्स यूज करते हैं ताकि वो हार्मफुल केमिकल्स का जो रिएक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए या रिड्यूस हो जाए, और हमारा जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल क्लीन हो जाए। ओके जी, अब हम मूव करते हैं केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 1.2 टॉपिक 1.2, एंड दैट इज एक्चुअली ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज जो मेरे माइंड में अभी पढ़ाते पढ़ाते आई है, वो ये कि
मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, इस दौरान मैं आपको डेफिनेशंस नहीं बता रहा, क्योंकि मैं सादा अल्फाज में उर्दू में और थोड़े बहुत अंग्रेजी के अल्फाज यूज करते हुए आपको ये सारी चीजें पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन मैं आपको डेफिनेशंस नहीं लिख रहा। सो अचानक मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि इनको डेफिनेशंस भी, अगर मैं डेफिनेशंस लिखता हूं तो काम फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लिखने में, और क्योंकि ये सिर्फ एक दो टॉपिक नहीं है, एक दो चैप्टर नहीं है, फुल बुक को कवर करना है। तो इसका मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया करूंगा हर टॉपिक, और जैसे वो टॉपिक खत्म होगा तो आपकी इस वीडियो में आपको लिखा हुआ डेफिनेशन भी सामने नजर आ जाएगा। तो आप उस वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और वो डेफिनेशन वहां से लिख लीजिए। तो मैं मिसाल के तौर पर आपको इस तरह मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई, तो केमिस्ट्री की जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे वो टॉपिक खत्म होगा तो आपको लिखा हुआ केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह जब मैंने आपको एक ग्रीन केमिस्ट्री का पढ़ा है, तो ग्रीन केमिस्ट्री की जो क्या होता है और किस लिए यूज होता है और एनवायरनमेंट को कैसे साफ करता है, उसकी वो आंसर आपको नीचे लिखी हुई आ जाएगी। आप वीडियो को रोक के वहां से लिख सकते हैं। अब जिस तरह मैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में हमने, बहुत सारी शाखों में हमने, बहुत सारी फील्ड्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। चंद जो चीजें चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है हम वो वहां पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं आपको समझा दूंगा, समझाने के बाद आप वीडियो रोकिएगा तो आपको वो लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आपकी बुक में जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं बिल्कुल अप टू द मार्क है, बेस्ट है, फुल मार्क्स आपको उससे भी मिल जाएंगी। अगर आपको यहां से समझ आ गई और वहां से याद हो गया, काम आपका आसान हो जाएगा। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 1.2, जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली ब्रांच आती है हमारे पास केमिस्ट्री की वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली इस दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, अगर उनके अंदर कार्बन पाया जा रहा है, सिवाय सिवाय इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्ट, सिवाय कार्बोनेट्स के, क्योंकि कार्बोनेट्स में भी कार्बन पाया जाता है लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुमार नहीं होता, बाइकार्बोनेट्स के, ऑक्साइड्स के और कार्बाइड्स के, इनमें एक्सेप्ट इनमें कार्बन पाया जाता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। मैं दोबारा समझा देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली हम वो तमाम कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जिसमें कार्बन पाया जाए, राइट, सिवाय इनके, इनमें भी कार्बन पाया जाता है लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, राइट। ये तो हो गया एक डेफिनेशन। तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सिंपल कहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन containing compounds, in which we study about the carbon containing compounds except carbonates, bicarbonates, oxides and carbides। बात खत्म। अब दिमाग में आप लोगों को सवाल आ रहा होगा कि सर जी ये भी कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स ही पढ़ते हैं, तो इनके कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड और इनके कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में फर्क क्या है। अब मैं आपको फर्क बताता हूं। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली हम पढ़ते हैं कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स। इन कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स में और इनमें फर्क ये है कि ये वाले जो कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि इनमें हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, जबकि ये जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ऑक्साइड्स और कार्बाइड, इनमें हाइड्रोजन और कार्बन में से एक चीज मिसिंग होती है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है C6H12O6, CH3OH, CO2। अब हम देखते हैं कि इनमें से ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स कौन से हैं जिनको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना, और इनऑर्गेनिक कौन से हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप देखें, मैंने आपको बताया था कि कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, अब इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तीनों कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स है। क्या ये तीनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है? नहीं। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स तो हैं, हो, लेकिन उनमें हाइड्रोजन और कार्बन का मौजूद होना जरूरी हो। अब देखते हैं, आप देखें हाइड्रोजन का और कार्बन दोनों मौजूद है, इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। इसमें देखें हाइड्रोजन कार्बन मौजूद है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन नहीं है। अब चूंकि एक चीज मिसिंग है तो ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स वाली कैटेगरीज में आती है, तो ये जो है हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुमार नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक में होगा। सो ये वाला एक्चुअली किस में होगा? इनऑर्गेनिक में। तो फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी से सादा अल्फाज में बताता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स एक्सेप्ट, सिवाय कार्बोनेट्स के, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बाइड्स के। ये सीधी सी बात है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 लाइनें आपने यहाँ पे समझ लिया, वहां से याद करें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आगे बढ़े, ठीक है। जिंदगी में और बहुत कुछ करना है, ये इस तरह छोटी छोटी बातों पर अड़ना नहीं है। इन पे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, आगे पूरे पूरे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, इनके कंपाउंड्स पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट, ये छोटी छोटी बातों को लेके इन्हीं पे रोना धोना नहीं करना। आई होप कि समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर दे नीचे, या कोई मेरा पर्सनल नंबर भी होगा, मैं एंड पे आपको बता दूंगा, तो उस पर जनाब मैसेज कर दे, मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा एक और आसान तरीके से। मेरे पास पढ़ाने के 1001 तरीके हैं, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसी टीचिंग फील्ड में हूँ, एंड आप समझेंगे मेरे पास पढ़ाने के 1001 तरीके हैं। आपको कोई एक तरीका चूज करना है, पिक करना है, जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट्स इन लाइफ और सेटिस्फैक्शन इज लिथल। हमेशा कीप हंग्री फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए हमेशा भूखे रहें, प्यासे रहें, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई, मूव करते हैं सेकंड ब्रांच के लिए, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट मी रब दिस व्हाइट बोर्ड। ओके जी, सेकेंड ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहलाती है जनाब? इसमें हम जितने भी ऑल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट, सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से थे? हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, जितने भी मटेरियल्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं, सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या हाइड्रोकार्बन्स के। मुझे असल में इस वक्त खारिश लगी हुई है, और खारिश इसलिए लगी हुई है कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने पंखा बंद किया हुआ है, तो पसीना आई जा रहा है, और हालांकि मैंने बहुत पतली सी टी शर्ट पहनी है उसके बावजूद भी। तो बहरहाल चलें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल एज दैट। बुक में जो लिखा है चुप करके वो याद कर लें, यहां से समझ लें। कोई चीज समझ नहीं आता तो कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ओके जी, हमारा नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली हम क्या करते हैं? हम मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज और लॉज को स्टडी करते हैं, ताकि हम क्या कर पाए? ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए किन चीजों को, ताकि हम समझ पाए स्ट्रक्चर को और चेंजेस को। किसकी? मैटर की। अब देखें, अगर मैं किसी भी मैटर के
स्ट्रक्चर को समझने के लिए या उनमें जो चेंजिंग्स आ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में वो समझने के लिए मैं जो थ्योरीज और लॉज को स्टडी करता हूं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के डोमेन में आएगा। ठीक है, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी मैटर के स्ट्रक्चर को या उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस को मैं स्टडी करता हूं विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज एंड लॉज, तो ये इंक्लूड होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, बुक में डेफिनेशन लिखिए, वहां से याद कर लें, समझ ना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ chemistry in which we study about the methods and instruments to determine the composition and properties of matter. एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ तौर तरीके अपनाकर मुख्तलिफ औजार वगैरह इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि कौन से मादे की कौन सी बनावट है और उसकी क्या क्या खुसूसियात या खवास है। सिंपल, कोई ज्यादा झंझट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं जनाब। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। मेरे ख्याल में मैं पहले इसको रब कर देता हूं ताकि जरा माहौल साफ हो जाए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ब्रांच है हमारे पास, वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। आप इसको एक ही इकट्ठा भी बायोकेमिस्ट्री लिख सकते हैं। मैंने बायो के बाद हल्का सा इस तरह डैश लगा दिया फिर केमिस्ट्री, ताकि आपको समझ इजीली आ सके। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री सिंपल स्टडी ऑफ केमिकल्स है, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम जानदार हैं, हम बायो है ना, बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं हम। तो हमारे जानदारों के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो जानदारों के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रही होती हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द बायोकेमिस्ट्री। सीधी सी बात है, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स भी जानदार है, बायो है। तो जब बायो वर्ड आ गया इसका मतलब है जानदार है। तो जानदारों के अंदर जो भी केमियाई चेंजेस हो रही हैं, केमिकल चेंजेस हो रही हैं वहां पर, अगर जानदारों के अंदर हम उन केमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द बायोकेमिस्ट्री। बायो का वैसे मैं बता देता हूं, बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल्स। यहां पर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में इसका मतलब, केमिस्ट्री का मैं मतलब बना रहा हूं, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहां पर तो आप देखेंगे क्या डेफिनेशन बनती है, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड अ लिविंग बॉडी, इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एक्चुअली हम स्टडी करते हैं केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। जितने भी जो केमिकल और टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम केमिकल सब्सटेंसेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं और फिर उनका इफेक्ट देखते हैं कि इनका किस किस्म का इफेक्ट आ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर। So actually हम क्या करते हैं कि environmental chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of chemicals and toxic substances that pollute the environment and has some adverse effects on the living beings, on the living organism। जाहिर बात है कि जहरीले मवाद को हम स्टडी कर रहे हैं या फिर जो केमिकल्स को हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि more than 90% of the chemicals वो हमारे environment को negatively affect कर रहे हैं। तो अगर हम उन केमिकल्स को स्टडी करें, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्टडी करें और उनके असरात को स्टडी करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं और इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, किनका, इन केमिकल सब्सटेंसेस का, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, इनका माहौल के ऊपर और जानदारों के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, तो ये जो डोमेन है केमिस्ट्री की, ये कहलाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि ब्रांच है एक्चुअली केमिस्ट्री की। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
अब नाम से जाहिर है कि इंडस्ट्री लफ्ज आ रहा है उसमें, तो किसी बड़े पैमाने की बात हो रही है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम एक्चुअली देखते हैं कि अगर कोई भी केमिकल्स, अगर हम वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसकी हो रही है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है ऑफ केमिकल्स की, industrial chemistry is the branch of chemistry in which we study about the large scale production of chemicals। बस बात खत्म। कोई भी केमिकल अगर बड़े पैमाने पे तैयार हो रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसकी स्टडी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ेंगे या करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम एक्चुअली ये देखते हैं कि नए ड्रग्स, ठीक है। अब जब मैं लफ्ज ड्रग्स बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा चरस, अफ्यून, शराब और ये आइस, कोकेन, ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। ये ड्रग्स नहीं है, नार्कोटिक्स है, ठीक है। केमिस्ट्री में ड्रग्स का मतलब कुछ और होता है, जो कि आपकी बॉडी के बेटरमेंट के लिए यूज हो या आपके अंदर कोई कमी बेशी है उसको वो इम्प्रूव करे, तो वो केमिकल सब्सटेंसेस एक्चुअली ड्रग्स कहलाती हैं, ठीक है। यही जो नार्कोटिक्स जो मैंने इससे पहले बोले हैं, जिस तरह कोकेन हो गया, चर्स या फ्यून, ये मेडिसिन में भी यूज होती है। नार्कोटिक्स मेडिसिन में भी यूज होती है। तो नार्कोटिक्स एक अलग चीज है, ठीक है, और ड्रग्स एक अलग चीज है। ड्रग्स एक्चुअली मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होता है। सो कौन सा ड्रग कैसे बनता है, कौन सी दवाइयां कैसे, अद्वियात कैसे बनाई जाती हैं, कौन से टैबलेट्स, मेडिसिन, कैप्सूल्स कैसे बनाई जाती हैं, ये, और फिर उनका जानदारों के ऊपर असरात कैसे होते हैं, ये, तो उनका बनना और उनके असरात, अगर हम ये स्टडी करते हैं तो ये फिर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। यानी साइंथिसिस का मतलब होता है बनना, मेकिंग, synthesis of new drugs प्लस इनके जो इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑन टारगेट टारगेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम साइंथिसिस ऑफ न्यू ड्रग्स को स्टडी करें या फिर इनके इफेक्ट्स देखें टारगेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पर, जाहिर बात है कि अगर एक बंदे का सर नहीं दुख रहा तो उसको तो हम नहीं पैरासीटामोल देंगे ना। पैरासीटामोल तो उस टारगेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को देंगे जिसके सर में दर्द हो रहा है। जिसके सर में दर्द हो रहा है उसको मैंने पैरासीटामोल दिया तो मैं चेक करूंगा क्या इसका इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या मुझे इसको कोई और टैबलेट देनी चाहिए या इसका कोई और इशू है। सो अगर हम ड्रग्स की बनावट और उनके असरात किसी जानदार के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो ये दोनों मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे। नाइन्थ ब्रांच है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री से पहले मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूं कि पॉलीमर क्या भला है। तो देखिए सादा अल्फाज में, क्योंकि आगे चैप्टर आई थिंक 10th की बुक में, 9th की बुक में भी इसका आगे चैप्टर्स में थोड़ा बहुत है डिटेल, और 10th में भी काफी डिटेल है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो वहां पे आप ज्यादा डिटेल से, पूरा चैप्टर है, आप उसमें पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि पॉलीमर क्या है। ये तमाम जितने प्लास्टिक की अशिया वगैरह हो गई, ये जो पॉलीथीन बैग्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास जो नायलॉन के जो चीजें बनी होती हैं, प्लास्टिक के बैग्स बने होते हैं, प्लास्टिक के कप्स बने होते हैं, मग्स बने होते हैं, और टेफलॉन कोटेड जो कुक वेयर्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा बहुत सारे पॉलीमर्स के शर्ट्स भी आते हैं, जैकेट्स वगैरह भी आजकल बन रही हैं, ये ठीक है, रेशे होते हैं। तो एक किस्म का मटेरियल है पॉलीमर, एक मटेरियल है, वो छोटा सा, छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। छोटा पार्टिकल्स का मोनोमर होता है, फिर वो दूसरे के साथ मिलकर डायमर बनता है, ट्राइमर बनता है, ठीक है। और बहुत सारे जब ये रेशे आपस में मिलते हैं तो एक ये खास किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। सो पॉलीमर केमिस्ट्री का अगर सादा अल्फाज में बताऊं कि पॉलीमर केमिस्ट्री में हम स्टडी ऑफ, दिस इज द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। और स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, अब स्टडी ऑफ पॉलीमर्स में क्या क्या स्टडी करते हैं,
स्टडी ऑफ पॉलीमर में हम स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। अब किस चीज की स्टडी हम देखते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, यूजेस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। ये किस चीज की सारी बातें हो रही हैं? ये बातें हो रही है पॉलीमर की, ठीक है। पॉलीमर एक मटेरियल है, मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर पढ़ रहा हूं तो वो इंक्लूड होगा पॉलीमर इन केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आई थिंक 9 हो गए, 10वां है हमारे पास जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री को भी देख लेते हैं। जियोकेमिस्ट्री, पंखा असल में बंद है और बहुत ज्यादा गर्मी है और आपको पता है कि जून जुलाई का महीना है। जियोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, ये जो जियो वर्ड यूज किया हुआ है इसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। अर्थ, जियो, आपने जियो न्यूज सुना है ना, जियो न्यूज। तो जियो न्यूज का मतलब क्या है कि द न्यूज ऑफ द अर्थ, ऑफ द ग्लोब, ठीक है। जो प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ की जो भी खबरें होती हैं वो जियो न्यूज आपको सुनाते हैं। तो जियो का असल में मतलब होता है अर्थ। अच्छा जी, तो जियोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं जरा चेक करते हैं। हम इसमें स्टडी करते हैं केमिकल कंपोजिशन, हम इसमें स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, हम इसमें स्टडी करते हैं तब्दीलियों को। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशंस को किसके? केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये क्रस्ट जो है ये जमीन की सबसे ऊपरी सतह होती है, इसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। जहां पे अभी मैं खड़ा हूं, जिस जमीन की सतह पे, या आप लोग जहां पे जमीन के ऊपर पांव रखते हैं, ये अर्थ की क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। अगर हम जो सतह बनी हुई है जमीन की, इस जमीन की सतह की के बारे में इसकी केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, किन चीजों से बना हुआ है। ये जो जमीन की जो ऊपरी सतह है, सबसे बालाई सतह, ये किस चीज से बनी हुई है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं वक्त के साथ साथ या सदियों के साथ साथ। तो अगर मैं ये 3 चीजें पढ़ रहा हूं जमीन की ऊपरी सतह के बारे में, तो ये जियोकेमिस्ट्री में शुमार होगा। So in geochemistry we study about the chemical composition, structure and transformations about the earth's crust, ठीक हो गया। अब ये जारी बात है, इसमें फिर वो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि रॉक्स और मिनरल, सॉइल्स, ठीक है। ये चीजें ये भी इसी में ही शामिल हो जाती हैं। वो जब बारी आएगी तो उसको आगे देख लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये जो ये नाम निकला है इसका न्यूक्लियर, ये एक्चुअली एटम का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि बल्कि हम पढ़ेंगे अभी आगे, इसी गालिबन इसी चैप्टर में है, इससे अगले चैप्टर में है, इससे अगले चैप्टर में है, पूरा एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको मैं वैसे मुख्तसरन बता देता हूं कि एटम का बिल्कुल सेंट्रल एक पार्ट होता है और उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। उस न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, या जानबूझकर हम खुद उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं और उससे कौन कौन सी रेडिएशंस और एनर्जी एमिट हो रही है। सो अगर मैं चेंजेस इन न्यूक्लियाई को स्टडी कर रहा हूं तो वो एक्चुअली इंक्लूड हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री यहीं पे समझा दूं, चलें यहीं पे देखते हैं। एस्ट्रो केमिस्ट्री, अब एस्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एस्ट्रो पार्ट है, एस्ट्रो पार्ट जमीन से बाहर जो कुछ भी शामिल है उसमें, जमीन से बाहर की बात कर रहा हूं, जो हमारा गोला है प्लैनेट अर्थ, इससे बाहर की, इससे बाहर प्लैनेट्स भी हैं, इससे बाहर स्टार्स भी हैं, इससे बाहर गैलेक्सीज भी हैं,
इससे बाहर स्काई भी है, आसमान भी है। तो इस हमारा जो अर्थ है, अर्थ के बाहर जो कुछ है वो सारा एस्ट्रो कहलाएगा। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है। तो अगर हम केमिकल चेंजेस स्टडी करते हैं कहां पर, इन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, इन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। अब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या है, मैंने आपको बता दिए, स्टार्स, सन्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स। अब चांद पर, सूरज पर, बाकी सैयारों पर, आसमान पर क्या क्या कीमियाई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, किस किस्म की एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है। अगर मैं वो केमिकल चेंजेस उन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के अंदर स्टडी कर रहा हूं, या उनकी जो चेंजेस हैं वो मैं स्टडी कर रहा हूं, तो वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में शुमार होंगी। मैं दोबारा बता देता हूं कि जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं जिसमें सूरज, चांद, सितारे, सैयारे शामिल हैं, अगर मैं उनके अंदर होने वाले कीमियाई तब्दीलियों के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगा। इस गर्मी की वजह से तो काफी तंग हो गया हूं, क्योंकि अगर मैं पंखा ऑन करता हूं तो फिर मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी नहीं। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं और उसके बाद फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ओके गाइज, मैंने एक छोटा सा रेस्ट लिया, तो उसके बाद मैं दोबारा थोड़ा सा रिचार्ज हो गया हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे जो ब्रांचेस हो गए हैं। 1.2 टॉपिक था वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.3, वो हमने स्टार्ट किया है। इसका टाइटल है एग्जाम्पल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आप पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ सकते हैं, एनालिटिकल में क्या पढ़ सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ सकते हैं। सो वो बुक में मेंशन है, साथ ही उन्होंने सवाल दिया हुआ है और ऊपर वो टाइटल दिया हुआ है। तो ये जस्ट रीडिंग पार्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें चंद सवाल ऐसे हैं जो इसी चैप्टर, इन्हीं ब्रांचेस में से आप उसके जवाब दे सकते हैं, और चंद सवालात इसमें ऐसे हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें वो जवाबात क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा। आपने जो टॉपिक नंबर 1.3 है इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा हेडिंग के साथ, और उसके नीचे जो सवालात है उन सवालात को खाली पढ़ लीजिएगा कि ये सवालात इस टॉपिक में पढ़े जा सकते हैं। बस कोई याद करने की जरूरत नहीं है, नथिंग। ठीक है, और असल में हमारे बुक्स में जो भी नया करिकुलम आया है नेशनल बुक फाउंडेशन का, इसमें चंद टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें सिर्फ नो हाउ के लिए होते हैं, जिससे हमें हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर में से कौन सा क्रक्स मैंने एब्जॉर्ब करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे और पता लगानी है अगले चैप्टर्स में। सो ये जो टॉपिक नंबर 1.3 है ये ऐसा ही है। ठीक है, इसमें उतना घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने ऊपर हेडिंग दी हुई है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कोई सी भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मिसाल तौर पर उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री दी है, एनालिटिकल दी है, तो हेडिंग दी और नीचे उन्होंने सवालात पूछे हैं, वो उसी ब्रांच का हिस्सा है। सिंपल। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज 1.4, titled by the name Daily Life Applications of Chemistry। टॉपिक है डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी केमिस्ट्री पढ़ी है, हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, ब्रांचेस की डेफिनेशंस पढ़ी, लेकिन हमने उसकी एप्लीकेशंस नहीं पढ़ी। ठीक है, अब हमने तो ब्रांचेस पढ़ी थी, उसकी एप्लीकेशंस यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये एप्लीकेशंस केमिस्ट्री की हैं, ये एप्लीकेशंस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की नहीं है। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सारे जो ब्रांचेस हैं वो मर्ज होके आ जाते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब, एक एप्लीकेशन तो अंग्रेजी वाला होता है जो दरखास्त होता है, एक एप्लीकेशन का यहाँ पर मतलब होता है कि मैं केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहां कहां पर अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, सो मैं उससे क्या काम ले सकता हूं, उसके फवायद क्या मैं ले सकता हूं। यहां पर एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं कहां कहां पर अप्लाई करके उससे अपने काम ले सकता हूं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
बहुत सारे जो अद्वियात बनते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स वगैरह यूज होते हैं। तो टू ट्रीट डिजीजेस, मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां होती हैं उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो न्यू ड्रग्स वगैरह, जो नई अद्वियात बनती हैं, उनमें ये यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स। और इसके अलावा उन मुख्तलिफ ड्रग्स का जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उन पर क्या, कैसे वो, यानी वो ड्रग जो मैंने सर दर्द के लिए खाया था वो ड्रग क्या वाकई सर दर्द मेरी ठीक कर रही है, ये ना हो कि वो मेरी सर दर्द ठीक कर रही है साथ मेरी किडनी पे इफेक्ट कर रही है। तो उन ड्रग्स का उन स्पेसिफिक टारगेट्स पे क्या इंटरेक्शन होता है वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डोमेन में स्टडी करते हैं। यानी कि केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है किन किन जगहों पर इस्तेमाल की जा सकती है, ये उस हवाले से है। उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो लिथियम आयन बैटरीज में यूज हो रहा है। लिथियम आयन बैटरीज असल में रिचार्जेबल बैटरीज होती है। मिसाल तो भाई मोबाइल फोन में जो बैटरीज हैं लिथियम आयन बैटरीज हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, जैसे वो डिस्चार्ज हो हम दोबारा प्लग इन करते हैं उसको रिचार्ज कर लेते हैं। तो जितने भी रिचार्जेबल बैटरीज हैं या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो सर्किट्स और कैपेसिटर्स वगैरह बन रहे होते हैं, तो उनमें भी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, ये उसकी एक एप्लीकेशन है। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास जो, अब देखें एनालिटिकल केमिस्ट्री का वर्ड निकला है, रूट वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है पता लगाना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जितनी भी फोरेंसिक केमिस्ट्री है, फोरेंसिक साइंस है, आपने मूवीज में देखा होगा कि कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है वहां पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले चले जाते हैं और फिर वहां पर डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कोई ट्रेसेस ढूंढ रहे होते हैं, थंब एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, उंगलियों के निशान देख रहे होते हैं, नाखून, अगर कोई डेड बॉडी है तो उसके नाखून के अंदर वो मटेरियल ढूंढ रहे होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम फोरेंसिक केमिस्ट्री, जो फोरेंसिक साइंस है, वो भी सारा इसी में आ जाता है। इसके अलावा जितने भी फिजिकल ट्रेसेस हम मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रेसेस आ जाते हैं, बाल, हड्डियां, फाइबर्स, नाखून, ड्रग्स वगैरह वगैरह, ये फोरेंसिक केमिस्ट्री में एनालिसिस के लिए यूज होता है, इसीलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। या फिर टू फाइंड अननोन कंपाउंड, अक्सर हम अननोन कंपाउंड्स भी मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक केमिकल है या एक ड्रग है या एक मेडिसिन है जो मैं यूज कर रहा हूं, क्या उसमें कोई ऐसा केमिकल है जो मेरे लिए नुकसानदेह है, तो वो अननोन केमिकल को फाइंड आउट करना, उसकी एनालिसिस करना भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन में शामिल है। फोर्थ वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो हम स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर है, गालिबन चैप्टर नंबर 7 है, कुछ है ऐसा। तो वहां पर हम पूरा चैप्टर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। लेकिन इसकी मोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारी गाड़ियों में जो बैटरीज यूज होती हैं, हमारी गाड़ियों में जो बैटरीज यूज होती है वो जिसके अंदर पानी भरते हैं हम, और वोल्टा, एक्साइड और इस तरह के जो एजीएस, ये जो बैटरीज हैं व्हीकल्स में जो यूज करते हैं उनमें केमिकल्स होता है। ठीक है, वो केमिकल ऐसा होता है कि उसमें जो केमिकल है, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर केमिकल एनर्जी। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन भी है, जब हम पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में। अभी मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू सिर्फ दे रहा हूं कि जितने भी बैटरीज जो व्हीकल्स में यूज होती हैं वो, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास वो उस प्रोसेस का क्या नाम है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के जितने प्रोसेसेस होते हैं वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में शुमार होते हैं। अभी सिर्फ यही हल्का फुल्का सा दिमाग में रखें, ज्यादा डिटेल आपको चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह मिल जाएगा। और लास्ट वन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर है? एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है हमारे पास? वाटर, सॉइल, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर जो केमिकल्स ये डाले जा रहे हैं, ठीक है, खादों में, फसलों में, सॉरी खादों में भी डाले जा रहे हैं। तो ये तमाम केमिकल्स के जो नुकसानदेह असरात से जो बचाव है वो भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इस बचाव में। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है। ये तमाम प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जिसमें
हमारी इन्वायरमेंट को सेफ रखा जाता है फ्रॉम द हार्मफुल एजेंट्स। ठीक है, हार्मफुल एजेंट्स कौन हो सकते हैं? वो कोई केमिकल हो सकते हैं, वो कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो ये जो अभी आपको मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं, ये असल में इस केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस की, केमिस्ट्री कहां कहां पर लाइफ में अप्लाई हो सकता है, तो साथ साथ हमने उसकी हेडिंग देखी और साथ साथ उसका लाइफ में एप्लीकेशन देखे कहां कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था। बाकी आप बुक से देख सकते हैं, बुक में भी उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ, मैंने आपको पॉइंट्स में और बुलेट फॉर्म में यहाँ पर बयान कर दिया। बुक में उन्होंने रिटन पैराग्राफ फॉर्म में बताया, वहां से आप देख लें। ठीक है, सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके गाइज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 सीरियल नंबर है, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको मैंने साइंस के बारे में बताया था कि साइंस का मतलब है जानना, टू नो। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि साइंस क्या है एक्चुअली। द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज अबाउट यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड नेचुरल वर्ल्ड। कि ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक तरतीबवार, एक मराहिल से गुजरते हुए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैं नॉलेज हासिल कर सकूं इस कायनात के बारे में, ताकि मुझे इस दुनिया के बारे में पता चले। तो अगर मैं किसी किस्म का नॉलेज हासिल करता हूं इस कायनात को समझने के लिए, और वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हो, जिसमें हमारे पास, आपने साइंटिफिक स्टडीज के बारे में पढ़ा होगा कि हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं बाय 5 सेंसेस से या फिर टूल्स से, डिफरेंट मशीनों से ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम अपनी हाइपोथेसिस वहां पर बनाते हैं, फिर हमारी डिडक्शंस होती हैं, फिर हमारी थीरीज डेवलप होती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, फिर हम लॉज बनाते हैं, वही लॉ अगर रिपीट हो रहा है तो आगे जाके प्रिंसिपल बन जाता है। एक पूरा प्रोसेस है। तो अगर उस सिस्टमैटिक प्रोसेस से चलते हुए मैं कायनात के बारे में और इस कुदरती दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा हूं, तो वो उस किस्म की इंफॉर्मेशन साइंस कहलाएगी। ठीक है, और असल में सादे अल्फाज में बोला जाए तो हम क्या कर रहे हैं? हम असल में कायनात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, जान रहे हैं अच्छे तरीके से। अगर हम साइंस को आसान अल्फाज में बोलेंगे तो वो ये बोलेंगे कि द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हम इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसका जायजा लेना चाहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। अगर वो खास कायदे कानून से वो तमाम उलूम हासिल किए जाएं, वो तमाम उलूम साइंस कहलाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी, मतलब ये लफ्ज आप बार बार पढ़ते हैं, ये है क्या असल में, इसके बारे में देखते हैं कि अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज, वो नॉलेज जो मैंने यहां से हासिल किया, साइंस से हासिल करदा जो नॉलेज है वो साइंटिफिक नॉलेज है, वो नॉलेज मैंने अप्लाई किया प्रैक्टिकल फील्ड्स में, टू मेक आवर लाइव्स इजी, अपने काम को आसान बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं कुएं के किनारे खड़ा हूं और मुझे पता है कि अगर मैं कुएं में छलांग लगा के वहां से पानी लेके आऊंगा तो मेरे लिए बड़ा मसला होगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, साइंटिफिक नॉलेज ये है कि अगर मैं वो लीवर, फलक्रम और पुली वाला तरीका, कि अगर किस तरीके से पुली में लगा दूं और उससे रस्सी बांध के उसके नीचे बकेट या बाल्टी बांध के वो बाल्टी नीचे फेंकूं और उसके जरिए मैं यूं खींच के वो पानी सारा वापस पुल कर पाऊं, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई कर रहा हूं अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। मैं क्या कर रहा हूं कि अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज इन प्रैक्टिकल फील्ड्स टू मेक आवर लाइव्स इजी, अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए वो साइंटिफिक नॉलेज अगर हम प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी कहलाता है। या फिर जो साइंटिफिक नॉलेज, या हमारी जरूरियात और साइंटिफिक नॉलेज को अगर हम मिक्स कर दें तो उससे जो चीज अखज़ होगी वो हमारे पास कहलाएगी टेक्नोलॉजी। एक्चुअली दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज एंड आवर ह्यूमन बेसिक नीड्स। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से जौन सा भी आपको इजी लगता है आप वहां पेपर में चिपका दें। तीसरा है हमारे पास इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग ये होता है कि इस नॉलेज को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना, वो बड़े पैमाने पे भी बनाना हो सकता है, छोटे पैमाने पे भी बनाना हो सकता है। साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, अगर इन दोनों को हम मिक्स करके कुछ नया बनाते हैं, नई इनोवेशन करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इंजीनियरिंग।
तो अब देखते हैं क्या कहता है ये, इट इज द एप्लीकेशन, यानी इस इन दोनों की एप्लीकेशन है क्या, ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू मेक मशीन्स। मैं साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए मशीन बनाऊं, बड़े बड़े इमारत बनाऊं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाऊं, या फिर मैं टूल्स वगैरह बना लूं, ठीक है, ये भी मशीनी टूल्स ही आ जाते हैं। अगर मैं ये चीजें बना रहा हूं, साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को मिक्स करके एक नई चीज बना रहा हूं, वो छोटे पैमाने पर भी हो सकती है, बड़े पैमाने पर भी हो सकती है, वो कहलाती है इंजीनियरिंग। तो अब मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूं, कोई भी चीज जो मैं दुनिया के बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूं या कायनात के बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूं, वो साइंस कहलाती है। अगर उस साइंस के नॉलेज को मैं अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता हूं अपने डेली लाइफ में, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। अगर यही साइंटिफिक नॉलेज और इस टेक्नोलॉजी को मैं मिक्स करके कोई नया आला, पुर्जा या इमारत बना लेता हूं, वो इंजीनियरिंग कहलाती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, छोटा सा वो कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। जी, हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.6, जिसका टाइटल बनता है एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हम किस किस जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो जनाब इसका इन्होंने मिसालें दी हुई हैं, इसमें ज्यादा समझाने का या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने इससे पिछले टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिए। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और यहाँ सामने इन्होंने साइकिल का पेडल चेन वगैरह बनाया हुआ है। जाहिर बात है कि जब साइकिल को बनाना जो था ये एक इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस था, जिसमें इंजीनियरिंग पार्ट आ जाता है। इसमें जो उसको जंग लग रहा है, जंग कैसे लग रहा है, ये नॉलेज हासिल करने के लिए कि अच्छा ठीक है, आयरन को जब मॉइस्चर मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसके ऊपर रस्ट आना शुरू हो जाता है और कोरोजन होना शुरू हो जाता है। ये जो पता लगाना था ये साइंस था। और फिर उस जंग से बचने के लिए हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी साइंटिफिक नॉलेज हमें पता है कि किसी के ऊपर कोटिंग कर दी जाए तो उसके ऊपर क्या है कि वो मॉइस्चर नहीं आ पाएगा और रस्ट उसको नहीं लग पाएगा, तो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल 1.1 माजरत। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है साइकिल, जंग आलूद साइकिल की। तो उसमें आप देखेंगे अब तीनों कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, उसमें साइंटिफिक नॉलेज भी यूज हो रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है, उसमें इंजीनियरिंग भी यूज हो रहा है। इस तरह उन्होंने एक दूसरा हार्नेसिंग ऑफ सोलर एनर्जी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें आप देखें कि सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया साइंटिफिक यानी साइंस, हमने ये साइंस के थ्रू ये ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमने फिर हमने उसके लिए छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ सोलर सेल्स बनाए। उन सोलर सेल्स तो ये हमारे पास बन गया टेक्नोलॉजी, और फिर उस टेक्नोलॉजी को हमने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स और प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, वो हमारे पास बन गए इंजीनियरिंग। तो इन्होंने मिसालें दी हुई हैं, ऐसी मिसालें जिसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं, साइंस भी यूज हो जाती है, टेक्नोलॉजी भी यूज होती है और इंजीनियरिंग भी यूज होती है। और आप कोई भी चीज इस वक्त देखें जो कि बड़े पैमाने पर यूज हो रही है, बड़े पैमाने पर उसका डिमांड ज्यादा है, तो आप देखेंगे उसमें तीनों कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसमें साइंस भी यूज होगा, उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज होगा और उसमें इंजीनियरिंग भी यूज होगा। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल थर्ड है 1.3 डिजाइनिंग अ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। इसको भी आप वैसे ही पढ़ लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन, ये भी पढ़ लें। प्लास्टिक बैग्स है, ये भी पढ़ लें। ये पढ़ने वाली चीजें हैं, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ चीजें आपने खुद किताब से पढ़नी है ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, आपकी वोकैबुलरी इनहांस हो, बूस्ट हो। आपको मतलब ऐसा ना हो कि हर चीज आपको प्लेट में रख के दे दी जाए, फिर आप उस चीज को फॉर ग्रांटेड लेंगे। जो चीज हलवे की तरह प्लेट में बन के आपके सामने है, कभी आप मतलब उसकी वुकत
आपकी नज़र में ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको खुद एज अ होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल्स थी, 2 एग्जाम्पल्स मैंने ब्रीफ कर दी, 3 एग्जाम्पल्स हैं गालिबन, वो आप खुद पढ़ लें। उसमें आप देखें कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग तीनों पार्ट्स उसमें यूज हुए हुए हैं। पढ़ लें, कुछ चीज़ समझ नहीं आए मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। चैप्टर नंबर 1 हमने मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ लिया। कुछ चीजें मैंने आपको करने के लिए कहीं, ज्यादातर चीजें मैंने आपको खुद पढ़ा दी। यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ आई कुडंट रीच यू, जस्ट फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. Whenever I got time, I will reply you back soon. No worries. Okay, my contact number is 033614422244. I'll repeat it again, 033614422244. Thank you so much. इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, वॉइस क्वालिटी या साउंड का क्वालिटी बोलूं, या फिर मैं वीडियो क्वालिटी बोलूं, या फिर ये गर्मी से जो मेरा मुंह पसीने से चमक रहा होगा ये बोलूं, कुछ भी। आप इन चीजों को इग्नोर करें और सिर्फ नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करें जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, ठीक है। मुझे मजीद क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, जरूर मुझे सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।